नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और हमारी इस यात्रा में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभिप्रेरकों के एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण के बारे में, जहां से रीट में अक्सर प्रश्न आया करते हैं और ये वर्गीकरण है आंतरिक अभिप्रेरण व बाह्य अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण आंतरिक अभिप्रेरण व बाह्य अभिप्रेरण। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण का यह वर्गीकरण है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण को जाने उससे पहले हमें स्वार्ज के ये दो कथन याद रखने चाहिए कि आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण क्या है। स्वार्ज आंतरिक अभिप्रेरण यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए, बताते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न वह दबाव है भीतर से उत्पन्न दबाव है जो एक निश्चित दिशा में व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवहार व्यक्ति का एक निश्चित दिशा में ही हो रहा है, लेकिन उसकी अभिप्रेरणा का स्रोत, उसकी अभिप्रेरणा का केंद्र कोई भीतरी तत्व है, कोई आंतरिक तत्व है, कोई इंट्रिंसिक एलिमेंट है और यही कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरण। स्वार्ज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बताते हुए कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को स्वार्ज बताते हुए कहते हैं कि यह एक बाहरी प्रोत्साहन है जो व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार को एक निश्चित दिशा में करने के लिए प्रेरित हो। बस अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति रीट की तैयारी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उसे पता है कि जब मैं रीट में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, शादी हो जाएगी। हो सकता है कुरीतियां कितनी हैं हमारे समाज में, बोला कि मुझे बहुत ही ज्यादा दहेज मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, गलत सही, या सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों में मेरी वाहवाही होगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। क्योंकि आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस कार्य के पूरे होने के बाद मिलने वाला परिणाम। और एक व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि नहीं, मुझे रीट की तैयारी इसलिए करनी क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे तो इस काम में ही मजा आता है, मुझे इस पढ़ाई में मजा आता है, मुझे इस संघर्ष में मजा आ रहा है और मैं इस संघर्ष को अपने अंतिम श्वास तक जीऊंगा और इसमें बेहतर होऊंगा। क्या रहेगा परिणाम मुझे नहीं पता, मैं अपना श्रेष्ठ निष्पादन दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति आंतरिक अभिप्रेरित है। अब आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण को लेकर हमने एक बेसिक एलिमेंटल नॉलेज जानने की कोशिश करी, एलिमेंट्री नॉलेज जानने की कोशिश करी। क्या कि आंतरिक अभिप्रेरण वो है जहां व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? परिणाम से, माफ कीजिएगा, आंतरिक भीतरी तत्व से प्रभावित होता है। और बाह्य अभिप्रेरण वो है जहां व्यक्ति परिणाम से प्रभावित होता है। बाह्य अभिप्रेरण व्यक्ति परिणाम से प्रभावित है, आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति भीतर से प्रभावित है, उसको परिणाम से कोई मतलब नहीं है। अब इसको समझने के लिए हमें आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण को एक टेबल के जरिए समझ लेना चाहिए, ताकि आप भविष्य में, ये टेबल आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, भविष्य में अगर आप इसके क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण कैसे कार्य करते हैं।
तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण के बारे में अभी जानने की कोशिश करी। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको इस टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं एक तरफ लिख रहा हूं आंतरिक यानी कि इंट्रिंसिक, और एक तरफ बाह्य, बाहरी अभिप्रेरण, एक्सट्रिंसिक। आंतरिक अभिप्रेरण वो है जिसका केंद्र मनुष्य के भीतर होता है। इसका केंद्र या स्रोत मनुष्य के भीतर होता है। इसका केंद्र, इसका स्रोत मनुष्य के भीतर होता है। और अगर मैं बाह्य अभिप्रेरण की बात करूं तो इसका केंद्र या स्रोत कोई बाहरी तत्व होता है। कोई बाहरी तत्व होता है। इसका केंद्र या स्रोत क्या होता है? कोई बाहरी तत्व होता है। उसका केंद्र क्या था? भीतर का कोई स्रोत था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्या इस प्रकार के अभिप्रेरण का अवलोकन किया जा सकता है? नहीं। जब केंद्र व्यक्ति के भीतर है, स्रोत व्यक्ति के भीतर है, तो उसको देखा नहीं जा सकता। तो इसके स्रोत का अवलोकन नहीं किया जा सकता। प्रश्न ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि इस अभिप्रेरक का अवलोकन किया जा सकता है क्या? इस अभिप्रेरणा का अवलोकन किया जा सकता है क्या? ऐसी कुछ भी चीज आ सकती है। तो सवाल है कि देखा ही नहीं जा सकता क्योंकि केंद्र मनुष्य के भीतर है। वो कौन सा तत्व है जिसने आपको मोटिवेट रख रखा है? आपको नहीं पता। लेकिन दूसरी चीज अगर यहां बात करूं तो इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसका अवलोकन किया जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा। ठीक है, केंद्र मनुष्य के भीतर है, स्रोत का अवलोकन नहीं किया जा सकता, केंद्र कोई बाहरी तत्व है, अवलोकन किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट यह कहता है कि यह है मनुष्य को कार्य केंद्रित रखती है। यह मनुष्य को कैसे रखती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित होता है सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पे, कि जो कार्य उसको करना है वो उसके ऊपर केंद्रित रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं बाह्य अभिप्रेरणा पर, तो वो किस पर केंद्रित रखती है मनुष्य को? लक्ष्य पर। यह है मनुष्य को लक्ष्य केंद्रित रखती है। भाई कोई कहे कि आप रीट की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो आप कहोगे कि जी मैं तो रीट की तैयारी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ना है। मैं नहीं जानता कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, मैं नहीं जानता मेरी एग्जाम कब होगी, मैं नहीं जानता कि मेरी कौन सी रैंक आएगी, मैं किस पोजीशन पर आऊंगा, कब मेरी जॉब लगेगी। लेकिन आज मेरा कार्य, मेरा दायित्व है कि मैं आज बेहतर पढूं। आज जो मुझे लेक्चर दिए गए मैं उन्हें पूरा अच्छे से पढूं। आज जो वीडियोस मैंने देखी हैं उनको मैं अच्छे से तैयार करूं। आज जो पीडीएफ मेरे सामने आई है उसको मैं अच्छे से पढूं। तो ये मनुष्य को अपने आप को कार्य केंद्रित रखना हो गया। वहीं मनुष्य अगर अपने आप को लक्ष्य केंद्रित रख रहा है तो वो रीट में पढ़ने से लेकर मोटिवेट नहीं हो रहा, वो मोटिवेट हो रहा है नौकरी को लेकर,
वो मोटिवेट हो रहा है मोटी तनख्वाह को लेकर, वो मोटिवेट हो रहा है उस नौकरी के मिलने के बाद जो समाज में इज्जत होगी, लोग तारीफ करेंगे, उसके गांव परिवार की इज्जत बढ़ेगी, वो उस चीज को लेकर। तो यहां पर कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? लक्ष्य। इंपॉर्टेंट क्या है? परिणाम। ये सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। फिर यहां पर एक और चीज आती है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण को लेकर, उसकी भी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह स्टेटमेंट एक बार रीट पूछ चुका है, इसलिए याद रखना कि बाह्य अभिप्रेरण जो है वह यह एक अंत की युक्ति है, यह एक अंत की युक्ति है। कौन? बाह्य अभिप्रेरण। और आंतरिक अभिप्रेरण क्या है? यह अपने आप में अंत है। यह स्टेटमेंट रीट ने एक बार पूछा है। अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहेंगे एंड इन इटसेल्फ, और यहां पर बात करें तो कहेंगे मीन्स टू एंड। मीन्स टू एंड 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 इन इटसेल्फ। अपने आप में अंत है। व्यक्ति के लिए कार्य ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, वही परिणाम है, वही महत्वपूर्ण है। और यहां पर तो कार्य एक साधन है, एक तरीका है अंत तक पहुंचने का। पढ़ाई एक तरीका है नौकरी पाने का, पढ़ाई एक तरीका है बढ़िया समाज में इज्जत पाने का। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या हो गई? इज्जत, इससे मिलने वाला परिणाम, इससे जुड़ा हुआ लक्ष्य, ठीक है, रिजल्ट। और यही इस अवस्था की, माफ कीजिएगा, इस आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा की विशेषता है। अब आइए आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा पर एक बार रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, यह क्वेश्चन एक बार आया था और क्वेश्चन था कि बाह्य अभिप्रेरणा में किसे समावेशित किया जा सकता है। अब आपको यह क्लियर है कि बाह्य अभिप्रेरणा वही है जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर या परिणाम पर या रिजल्ट पर, जो आपको प्राप्त होगा कार्य करने से, उस पर आपकी स्थायी रहती है या उसी पर निर्भर होती है। तो देखिए, जब बाह्य अभिप्रेरणा की बात करूंगा तो क्या प्रशंसा और दोषारोपण को इसमें शामिल किया जाएगा? बिल्कुल। आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि गांव में लोग हमारी प्रशंसा करें या कोई हमारे ऊपर दोष ना निकाल पाए। प्रतिद्वंद्विता, कई बार व्यक्ति इसलिए कोई कार्य करता है कि यार इसको हराना है मुझे, इसलिए मुझे कार्य करना है। आपके लिए कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति को आप हराओ, उस व्यक्ति से आप, जिससे आपकी प्रतिद्वंद्विता है, उससे आप आगे निकलो। पुरस्कार और दंड, कई बार पुरस्कार और दंड महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार उसका जो परिणाम होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। 2011 के अंदर आया हुआ ये प्रश्न है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरण को लेकर लगभग 2 से 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक रीट में, और उन सभी के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की। चलिए, एक बात यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आंतरिक अभिप्रेरणा से स्थायी परिवर्तन आएगा या बाह्य अभिप्रेरणा से? व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आएगा या स्थायी अभिप्रेरणा का स्रोत होगा, उसको बाह्य कह सकते हैं या आंतरिक? तो आपका जवाब होना चाहिए साहब आंतरिक। ये प्रश्न एक बार रीट में आ भी चुका है। बाह्य इसलिए स्रोत नहीं कह सकते स्थायी व्यवहार परिवर्तन का, या बाह्य अभिप्रेरणा से स्थायी व्यवहार परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर लक्ष्य बदला तो आपकी अभिप्रेरणा भी बदल गई। जैसे मान लीजिए कई विद्यार्थी आप में से इससे पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे थे। आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी नौकरी। और जब आपको पता चला होगा कि नहीं नहीं रीट हो रही है, या रीट के फॉर्म भी वापस आ रहे हैं, या रीट के वापस होने के आसार आ रहे हैं, तो आपने अपनी पूरी एनर्जी को वहां से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से किधर शिफ्ट कर दिया? रीट पे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? स्थायी नहीं रहा ना, परिवर्तन बदल गया ना। जैसे ही लक्ष्य बदला वैसे ही चीजें बदल गई, क्योंकि आपके लिए कार्य तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे मिल रहा क्या है। तो ये कार्य वही अच्छा होगा जिस कार्य से आपको वो लक्ष्य मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये एक और लक्ष्य है और उसके लिए मुझे ये कार्य करना है, तो आप दूसरा कार्य करने लग जाओगे। तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि स्थायी व्यवहार परिवर्तन जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा में दृष्टिगत नहीं होता है। ठीक है साथियों, अब हम कुछ अन्य अभिप्रेरणा के वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जिनके नाम हम याद करेंगे। ये आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा, अगर आएगा, क्योंकि आज तक रीट में आया नहीं है, और यह खंड क्या है कि महत्वपूर्ण अभिप्रेरकों का वर्गीकरण जिस जिस मनोवैज्ञानिक ने अपनी श्रद्धा भक्ति के आधार पर किया है। तो आइए सबसे पहले मैस्लो की बात करते हैं। मैस्लो दो प्रकार से बात करते हैं, एक है जैविक और एक है अर्जित, और उसके अंतर्गत भी होते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत में होते हैं आदत संबंधी, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अचेतन इच्छा, अभिवृत्ति, और सामाजिक के अंदर होती है सामुदायिकता, स्वाग्रह, संग्रहशीलता और युद्ध प्रवृत्ति। इनको आपको सिर्फ याद रखना है, सिर्फ रटना है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो कि भाई मैस्लो के अनुसार कौन से हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर थॉमस के, तो थॉमस के अनुसार अभिप्रेरक कौन कौन से हैं, तो सुरक्षा, प्रतिक्रिया और नवीन अनुभव। प्रश्न आ जाए वुडवर्थ के अनुसार कौन से हैं, तो आंगिक आवश्यकताएं, आपात प्रेरणाएं और वस्तुनिष्ठ प्रेरणाएं। आंगिक आवश्यकता जिसमें भूख, प्यास, मलमूत्र विसर्जन आदि शामिल हैं। आपात प्रेरणा के अंतर्गत जीवन रक्षा संबंधी प्रेरणा तत्व शामिल हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेरणाओं में उन प्रेरणा के फलस्वरूप वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित होकर एक विशिष्ट ढंग का प्रभावपूर्ण व्यवहार दृष्टिगत होता है। फिर थॉमसन की बात करते हैं, वो थॉमस था, ये थॉमसन है, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट की बात करें तो गैरेट बताते हैं जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। वहीं शेफर बताते हैं पुष्टिकरण, विशिष्टता, आदत और संवेग। इस प्रकार से अभिप्रेरकों का वर्गीकरण होता है। आइए अभिप्रेरकों के वर्गीकरण के बाद हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांतों की। प्यारे साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत। आपको इसमें जो चीज याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सिद्धांत का नाम, वो तत्व जिसके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर कोई इस सिद्धांत का प्रतिपादक है तो वो प्रतिपादक कौन है। बस ये तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। आइए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करते हैं, और वो है वातावरणीय सिद्धांत। वातावरणीय सिद्धांत, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट अगर इस सिद्धांत से कुछ निकलता है तो वो ये कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहारवादियों ने किया था। इसका प्रतिपादन व्यवहारवादियों द्वारा किया गया था। प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? व्यवहारवादियों के द्वारा। तो पहला प्रश्न जो यहां पर बनता है वो ये, या पहला पॉइंट जो यहां पर बनता है वो ये कि वातावरण में उपस्थित सक्रिय उत्तेजना ही हमारे शरीर की इंद्रियों में संवेदन उत्पन्न करती है। भाई वातावरण में जो उत्तेजना उत्पन्न है उसी के आधार पर ही हम अभिप्रेरित होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर संवेदन उत्पन्न करती है, और उसके आधार पर शरीर के जो स्नायुविक तंत्र है वो मस्तिष्क के अंदर सूचना भेजता है, और मस्तिष्क फिर किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी व्यवहार को करने के लिए निर्देशित होता है। तो यहां पर ये जो वातावरणीय सिद्धांत है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि वातावरण में उपस्थित
उत्तेजनाएं हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, या व्यवहार को प्रेरणा देती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और इसी को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा गया है। यही क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। कोई उद्दीपन है, उसकी मौजूदगी में आप कोई निश्चित अनुक्रिया करेंगे। ये उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अधिगम चैप्टर में। खासतौर पर जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी नजर में पहली बार ये शब्द आ रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का अभिप्राय यहां पर क्या है कि एक उद्दीपन, वातावरण में मौजूद उत्तेजना, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक निश्चित व्यवहार करें, निश्चित प्रतिक्रिया करें, निश्चित अनुक्रिया करें, यह अभिप्रेरणा का पहला मुख्य सिद्धांत है। अभिप्रेरणा के दूसरे मुख्य सिद्धांत की अगर बात करें तो दूसरा सिद्धांत आता है विलियम मैकडूगल का सिद्धांत, जिसको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। और इस बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल इस मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उनका सिंपल सा मानना है कि हमारे अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के पीछे कारण मूल प्रवृत्तियां हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। सिद्धांत और उसके प्रतिपादक का नाम जरूर याद रखना है। प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। इन्होंने इस हेतु 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची तैयार की। और हर मूल प्रवृत्ति का संबंध एक निश्चित संवेग से है। संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों साथ साथ चलती है, और इसी की बात विलियम मैकडूगल अपने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत में करते हैं। आइए अब इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो कि है शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर सिद्धांत, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजियोलॉजिकल थ्योरी। कौन है इसके प्रतिपादक? मॉर्गन। मॉर्गन क्या कहते हैं कि व्यक्ति की अभिप्रेरणा बाहरी तत्वों द्वारा संचालित नहीं होती, वरन
केंद्रीय प्रेरक स्थिति पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? एक केंद्रीय प्रेरक स्थिति होती है, उस पर निर्भर होती है। अगला सिद्धांत है निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिव थ्योरी। ये सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हैं मैक्लीलैंड। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कि कलाम एकेडमी ऐसा कहे कि आप लोगों का कल या मान लीजिए संडे को एक टेस्ट है, या आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन ये कहे कि आपका इस दिन फला दिन टेस्ट है और आपको मेहनत करके आनी है, पूरे कंप्लीट रीट के सिलेबस का टेस्ट होगा, आप मेहनत करेंगे। और एक दिन ऐसा हो जिस दिन वास्तव में रीट की परीक्षा आयोजित हो रही हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस टेस्ट में भी पूरा रीट का सिलेबस आएगा और इस टेस्ट में भी पूरा, ये भी रीट की एग्जाम ही है, इसमें भी पूरा रीट का सिलेबस आएगा, क्या आप दोनों के लिए एक समान मेहनत करोगे? आपका जवाब होगा नहीं सर, क्या बावड़ी बात करते हो, इस टेस्ट में तो 0 भी नंबर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रीट में थोड़ी आ सकते हैं नंबर, कट सकते हैं नंबर, या 0 नंबर थोड़ी ला सकते हैं वहां पे। तो निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत इसी बात की पैरवी करता है कि व्यक्ति तब क्रियाशील होता है जब उसे यह पता हो कि किस मानक को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन हो रहा है। उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन जिस चीज पर हो रहा है वो कितना असर उसके ऊपर डाल रही है, और यही निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत है। तो पहला पॉइंट, कहां इंपॉर्टेंस होगी इसकी? शिक्षा में। अभी मैंने एग्जाम्पल भी शिक्षा का ही लिया, शिक्षा में महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा वातावरण में सीखी जाती है। जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है उस वातावरण में ही उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली अभिप्रेरणा वो सीखेगा। मैंने आपको अभी एग्जाम वाला उदाहरण दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति तब क्रियाशील होता है जब उसे मालूम हो कि किस मानक को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन होगा। बस ये सिंपल सी बात है। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। अगला सिद्धांत है आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं हार्लो साहब। इंट्रिंसिक
मोटिवेशन थ्योरी। प्रतिपादक हार्लो। और हार्लो साहब सिंपल सी बात कहते हैं कि व्यक्ति की अभिप्रेरणा के पीछे मुख्य तत्व, व्यक्ति की अभिप्रेरणा के पीछे मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व उसकी खोजी, जिज्ञासु, अन्वेषक प्रवृत्ति है। ये जो खोजी, जिज्ञासु, अन्वेषक प्रवृत्ति है मनुष्य की, वो कुछ खोजता रहता है, कुछ जानने की इच्छा करता है, जो उत्सुकता उसके अंदर रहती है, यही उत्सुकता मूल तत्व है, मूल कारण है उसकी अभिप्रेरणा का। ठीक है, अगले सिद्धांत पर चलते हैं जिसको कहते हैं अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। हमने पहली ही वीडियो में जाना था अंतर्नोद किसको कहते हैं। ये जो अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत है साथियों, ये अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत हम अधिगम के एक सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। ये इकलौता ऐसा सिद्धांत है जिसको अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है, अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये होता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, और इस अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क लॉयड हल। क्लार्क हल हैं। क्लार्क हल ने कहा कि मनुष्य की अभिप्रेरणा किसमें निहित होती है? जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि में, अंतर्नोद की पूर्ति में। याद कीजिए अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी अभाव की वजह से एक आवश्यकता दृष्टिगत होगी, आवश्यकता जन्म देती है अंतर्नोद को, उस अंतर्नोद के कारण जो उद्वेलन की स्थिति होती है उसके कारण व्यक्ति क्रियाशील होता है, और उसी क्रियाशीलता के कारण वो कोई अभिप्रेरित व्यवहार करता है, और वो अभिप्रेरित व्यवहार बाद में अंतर्नोद में कमी लेकर आता है और आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो अभिप्रेरणा के पीछे मुख्य तत्व क्या है? अंतर्नोद को न्यून करना, उसको रिड्यूस करना। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में तनाव व असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यक्ति में तनाव और असंतुलन उत्पन्न होता है। अंतिम पॉइंट, व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार इसीलिए करता है ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार इसीलिए करता है ताकि तनाव को कम किया जा सके। इसीलिए करता है ताकि तनाव को क्या किया जा सके?
कम किया जा सके, और यही अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत है जिसको हमने अभी देखा। अंत में एक और सिद्धांत यहां पर बचता है, और वो सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये मनोविश्लेषण शब्द जहां भी मिले याद रखिए, एक ही व्यक्ति का नाम हमें याद रखना है, और कौन? सिगमंड फ्रायड। तो इसके प्रतिपादक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड, जो कहते हैं कि अभिप्रेरणा के पीछे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है अचेतन और मूल प्रवृत्ति। और ये मूल प्रवृत्तियों को डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, इरोस और थांटोस। इरोस जो है वो आपकी होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, और थांटोस होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और ये जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति ही मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। अब आइए यात्रा को आगे लेकर चलते हैं और अभिप्रेरणा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों में अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत जानते हैं, जिससे सर्वाधिक सिद्धांत के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, और वो है स्व यथार्थीकरण सिद्धांत। इस वीडियो का आखिरी सिद्धांत स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसको आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन हैं? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो। प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के दो प्रमुख ऐसे वर्क हैं जिनको हमें जानना चाहिए। पहला है अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और दूसरा है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये दो इनके रिसर्च वर्क हैं जिसके जरिए अब्राहम मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत में 5 आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता की सोपानिकी तैयार की। आवश्यकता की सोपानिकी, हायरार्की ऑफ नीड्स। आवश्यकता की सोपानिकी, हायरार्की ऑफ नीड्स। और हायरार्की ऑफ नीड्स के अंतर्गत
अब्राहम मैस्लो ने 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई मनुष्य की, और इसी के आधार पर मनुष्य के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार को समझाया। मैस्लो कहते हैं कि मनुष्य की शुरुआत होती है सहज अंतर्जात जैविक आवश्यकताओं से। पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसके बाद हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे। जैविक आवश्यकताओं से, हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, खाना पीना, शेल्टर, नींद, विश्राम, काम, सबसे पहले मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद मनुष्य जैसे ही इस चरण की आवश्यकताएं पूरी हुई, एक चरण ऊपर जाता है, और वो चरण होता है कौन सा? वो होता है सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरी जो अवस्था होती है उसको, या तीसरी सोपानी की है, वो है आपकी संबंधन की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी आत्मसम्मान की, और पांचवी आत्मसिद्धि की। बस इसी के जरिए मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को समझाने की चेष्टा की। आइए अब इन आवश्यकताओं को समझते हैं। सबसे पहले जैविक आवश्यकताएं। जो सबसे निम्नतम चरण है, जैविक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, इस स्तर पर वे आवश्यकताएं शामिल होती हैं जो सीधे सीधे, जिनका संबंध उन तमाम जैविक कारकों से होता है जिनके अभाव में व्यक्ति असंतुलित हो जाएगा, समस्थिति बिगड़ जाएगी। तो यहां पर भूख, प्यास, नींद, विश्राम आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी आवश्यकता होती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, जिसको कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकताएं। इस अवस्था में व्यक्ति चाहेगा कि उसको और उसके आने वाले कल को सुरक्षित रखने के प्रबंध हों। तो इसमें आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन बीमा, इस तरह की चीजें सम्मिलित होती हैं। मैं समझाऊंगा अभी आपको, एक उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। आर्थिक सुरक्षा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि। अब देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये चीज क्या है। मान लीजिए कि आप जब रीट में टीचर बन जाएं तो आपकी पोस्टिंग हो किसी दूर दराज के एक गांव में। अब वहां पर गांव में जब पहली बार आप जाएंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अपने घर से करीब 8-7 घंटे की बस की यात्रा करके आप बहुत थके हुए से दोपहर के 1:30 बजे गर्मी की लाए में वहां पर पहुंचते हैं, बस स्टैंड पर उतरते हैं। तो सबसे पहले अपने स्कूल पर जाएंगे, या सबसे पहले ये सोचेंगे कि कुछ देर बस स्टैंड पर ही बैठता हूं, पानी पीता हूं, कोई कचौरी, कोई चाट, पुचका, बिस्कुट, नमकीन कुछ भी खाकर पेट भरता हूं, पूरे दिन का भूखा हूं और फिर आगे चलूंगा। क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना। तो सबसे पहले जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति की आपने। अब आप वहां से फिर स्कूल गए तो वहां पर आपको प्रिंसिपल साहब मिले। प्रिंसिपल साहब ने कहा, अरे अरे सर, आओ आओ, बहुत बढ़िया, कैसे हो सर? सब बढ़िया सर, चलो अच्छा है सर, कैसा लगा गांव? बोले सर गांव तो ठीक है। फिर आपका जवाब होगा कि गुरुजी मैं यहां पर ठहरूंगा कहां पे? तो गुरुजी कहेंगे कि आपके लिए फला जगह कमरे की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपके रहने का एक सुरक्षित इंतजाम हो गया है।
फिर आपका सवाल होगा, भाई उस दिन वैसे तो खा के आ गए थे, वैसे तो होटल पे बिस्कुट नमकीन खाए आए थे, लेकिन रोज होटल पे बिस्कुट नमकीन थोड़ी खा पाओगे। एक ना एक दिन तो आपको लगेगा ना कि यार अपने पास कोई ये खाने का एक पुख्ता कोई ऐसा सुरक्षित इंतजाम होना चाहिए। फिर बोलोगे गुरुजी भोजन, तो भोजन तो साहब या तो खुद पका लो या फिर यहाँ पर एक ढाबा है, मैस है, वहां से ना टिफिन आता है, हम सभी टिफिन मंगाते हैं। तो आपको लगेगा चलो इन दोनों में से जो भी उचित है सही है, कम से कम अब वहां पे बस स्टैंड पर जाकर तो कुछ नहीं खाना पड़ेगा। तो यहां पर आ गई सुरक्षा की आवश्यकता। अब 2 दिन तो गुरुजी मास्टर जी जो हैं क्या किया उन्होंने, स्कूल में आते रहे, लेकिन तीसरे दिन मास्टर जी को लगेगा कि भाई मैं भी रीट क्लियर करके आया हूं, यहां बाकी के टीचर भी रीट क्लियर करके आए हैं, क्यों ना इन सबके साथ मैत्री बढ़ाई जाए, दोस्ती बढ़ाई जाए। तो तीसरी आवश्यकता जो व्यक्ति को होती है वो कौन सी होती है, संबंधन की आवश्यकता। इसको प्रेम व आत्मीयता की आवश्यकता भी कह दिया जाता है कई पुस्तकों में। प्रेम आत्मीयता की आवश्यकता भी लिखा गया है, संबंध की आवश्यकता भी लिखा गया है, और इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लव एंड बिलोंगिंगनेस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहेगा कि लोग उसके साथ संपर्क करें, लोग उससे जुड़ें, मित्र बने उसके। अच्छी बात है, स्कूल में सभी उससे जाने तो वो आस पड़ोस के टीचर से सबसे परिचय बढ़ाएगा, साहब नमस्कार। जिस दुकान पर जाएगा उस दुकान पर भी सामान लेते हुए कहेगा भाई साहब मैं इस गांव में नया आया हूं, अच्छा कितने लोग रहते हैं इस गांव में, जी 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 मैं फलां स्कूल में पढ़ाता हूं, सीकर जिले का रहने वाला हूं, झुंझुनू का रहने वाला हूं, अलवर का रहने वाला हूं, जैसलमेर आया हूं पढ़ाने, जैसलमेर बहुत अच्छा जिला है, बाड़मेर बहुत अच्छा जिला है। तो क्या हो रहा है, वो परिचय बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रक्रिया में मित्र, साथी, परिवार, संबंध, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश करता है व्यक्ति लव एंड बिलोंगिंगनेस में। वो चाहता है कि उसका एक सर्किल बने, लोग उसे जाने पहचाने, दैट्स इट। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य की तो आकांक्षाएं असीमित हैं। जैसे ही उसके संबंध अच्छे हुए, जैसे ही लोग उसे जानने पहचानने लगे, तो अब गुरुजी के मन में थोड़ा सा एक आत्मसम्मान का भाव जागेगा कि यार हम अध्यापक हैं, हम रीट को इतनी मेहनत करके क्लियर करके आए हैं, यहां गांव के लोगों के मन में हमारे प्रति इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो चौथा चरण जो इसके अंतर्गत आएगा, देखो आपके जीवन का भविष्य बता रहा हूं आपको, ऐसे ही चलेगी कार्रवाई। आप जब गांव में आओगे तो 4 संपर्क होंगे, फिर आपको लगेगा कि यार सरपंच साहब के यहाँ शादी है, तो सरपंच साहब को पर्सनल कार्ड हमारे लिए लाना चाहिए। सरपंच साहब पर्सनल कार्ड लेके आएंगे, गुरुजी प्रणाम, बच्चे की शादी है, आशीर्वाद देने जरूर आना। आप भी खुशी होगे कि देखो गांव में हमारे पोस्टिंग हुए अभी 3 महीने हुए, लेकिन कितना अपना माहौल है, कितनी वैल्यू है अपनी लोगों के बीच में, रौला है अपना, देखो कितना जबरदस्त। तो यहां पर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान का भाव जागता है। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके विचार महत्वपूर्ण हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, इज्जत चाहिए उसको। अब विचार महत्वपूर्ण हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण हैं और इन विचारों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अंतिम अवस्था जो इसमें आती है, 5वीं अवस्था जिसको हम कहते हैं, वो 5वीं अवस्था सबसे ऊपर की, सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि की अवस्था, वो है स्व यथार्थीकरण। कि मनुष्य जिस चीज को प्राप्त करना चाहता था उसे प्राप्त कर लिया उसने।
जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जैसे महात्मा गांधी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं यात्राओं से, इन्हीं चरणों से ऊपर उठते 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 उस स्तर पर पहुंच गए कि अब उनके लिए सिर्फ उनका कार्य महत्वपूर्ण है। उनको जो अचीव करना था उसको उन्होंने समग्र रूप से अचीव कर लिया। और ऐसे ही लोगों के लिए अब्राहम मैस्लो ने एक बात कही थी, अ मैन व्हाट ही वांट टू बी ही मस्ट बी। एक व्यक्ति जो होना चाहिए उसको वही होना चाहिए। यह जीवन के समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति है जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से कर सकता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जीवन के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति। सिंपल सी अगर एक भाषा में आपको बताऊं, हालांकि नोट्स में बहुत डिटेल में इन चीजों को लिखा गया है, यहां इन वीडियो से आप इनको समझिएगा। जीवन के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति। मैस्लो क्या कहता है कि व्यक्ति को जो होना चाहिए, जो व्यक्ति जो हो सकता है उसे वही होना चाहिए। व्यक्ति जो हो सकता है उसे वही होना चाहिए। अब ये वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति शैक्षिक रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकती है, किसी भी रूप से हो सकती है। तो ये 5 चरण हैं जिनकी बात अब्राहम मैस्लो किया करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आज की इस यात्रा को समाप्त करते हैं और यहां पर आपका अभिप्रेरणा नामक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। जी हां साथियों, 100% कंप्लीट हो चुका है अभिप्रेरणा नामक टॉपिक। और अभिप्रेरणा नामक इस टॉपिक को अब हम एक बार पुनः डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक जो व्यक्ति को भीतर से मोटिवेटेड रखे और एक जो व्यक्ति को बाहर से मोटिवेटेड रखे। आंतरिक के केंद्र मनुष्य के भीतर होता है, इसका केंद्र बाहरी तत्व होता है। अवलोकन किया जा सकता है, अवलोकन नहीं किया जा सकता। कार्य केंद्रित रखता है, लक्ष्य केंद्रित रखता है। अपने आप में अंत है, ये अंत की एक युक्ति है। उसके बाद हमने जाना कुछ और अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, जिसमें मैस्लो का वर्गीकरण देखा, थॉमस का देखा, वुडवर्थ, थॉमसन, गैरेट शेफर। ये आपको याद करने हैं, रटने हैं। फिर अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत देखे, जिसमें वातावरणीय सिद्धांत व्यवहारवादियों द्वारा कि उत्तेजनाएं अभिप्रेरणा का मुख्य कारण होती है। मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल, नाम इंपॉर्टेंट है सबसे। शरीर क्रिया सिद्धांत मॉर्गन का दिया हुआ है। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्लेलैंड का दिया हुआ है। उसके बाद आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत हार्लो का दिया हुआ है। उसके बाद अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत क्लार्क हल का दिया हुआ है। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ है। और अंत में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसके प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो, जो 5 आवश्यकताओं की बात करते हैं। जैविक, सुरक्षा, उसके बाद संबंधन और आत्मसम्मान, और अंत में सर्वोच्च अवस्था जो है वो है स्व यथार्थीकरण। आवश्यकता सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर स्व यथार्थीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।